अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस। अच्छा, लास्ट में वीडियो में हमने जो बात की थी वो थी ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से। ठीक है, और हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी ग्लाइकोलाइसिस की कि डेफिनेशन क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन टू पायरुवेट मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द सेल, जब इंटर हो रहा है सेल के अंदर ग्लूकोज, उसके बाद जो प्रोसेस हो रहे हैं वो एक फर्स्ट प्रोसेस था हमारा, वो कॉमन प्रोसेस था। वो चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो या ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो, तो चाहे ग्लाइकोजन बन रही हो या ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा हो, दोनों प्रोसेस में आपका जो फर्स्ट स्टेप था वो सेम था। ठीक है, उसकी वजह भी हमने पढ़ी और सारी चीज़ें हमने वीडियो में देख ली थी। उसके बाद हमने देखा कि जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज 6 फास्फेट में, उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो रहा था फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी, वजह एक एक चीज़ की वजह हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो हमने उसके बाद हमने बात की थी कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट वो कन्वर्ट हो रहा था फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, अब ये जो है वो ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू द टू मॉलिक्यूल। जो वन मॉलिक्यूल है वो ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट है, और उसके अलावा जो सेकंड मॉलिक्यूल है हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है। ठीक है, अब ये जो दो मॉलिक्यूल है वो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, और ये जो सारे रिएक्शन हो रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ हो रहा है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है। फिफ्थ रिएक्शन ये जो होगा वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कन्वर्ट होगा इनटू द ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ठीक है, ये 5 स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस के, जिसको हम फर्स्ट स्टेप कहते हैं, प्रिपरेटिंग स्टेप भी कहते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट स्टेप। ठीक है, अब इसमें देखें कि हमने 2 ATPs हमने इस्तेमाल किए, जो हमारा फर्स्ट प्रिपरेटरी स्टेप है। उसमें जो फर्स्ट स्टेप था हमने ATP इस्तेमाल की, जिसमें हमने एक फास्फेट रिमूव किया और वो ATP कन्वर्ट हो गया ADP में। तो यहाँ पर हमने एक फर्स्ट ATP इस्तेमाल की, और जो सेकंड ATP हमने इस्तेमाल की वो इस स्टेप में हमने की है। यहाँ पर ATP इस्तेमाल हुई, तो टोटल 2 ATP हमने इस्तेमाल कर ली हैं जो हमारे फर्स्ट 5 स्टेप हैं। ठीक है, अब ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, अब ये कन्वर्ट होगा 3 हाइड्रोक्सी ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो यहाँ पर भी जो एंजाइम यूज होगा वो होगा आइसोमरेज एंजाइम, ये कन्वर्ट करेगा ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट को। तो यहाँ में टोटल जो है ना वो 2 ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हो रहा है वो ये हो रहा है कि ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये अब देखें 3 कार्बन है, एक फास्फेट इससे अटैच हुआ है, इसको हम कह रहे हैं ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब ये ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो रहा है 1,2 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में। ठीक है, 1,2 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में। अब देखिए यहां पर एक NAD इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब ये NAD कन्वर्ट हो रहा है NADH प्लस H में। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इन ऑक्सीडेशन फॉर्म में आ गया, और ये एक फास्फेट जो है वो फ्रीली फास्फेट हमारे बॉडी में मौजूद होता है। ये जो डिहाइड्रोक्सीजिनेज एंजाइम है ना, ये इसको फास्फेट को लेके इसको कन्वर्ट करता है ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट को इनटू द 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में। ठीक है, अच्छा, बिस के लिए भी हमने डिटेल में बात की थी, आई होप वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बना लिया 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो आपकी प्रोडक्शन जो हमने बात की थी कि यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन हो रही, जो लास्ट वाले हमारे 5 स्टेप हैं, तो अब यहाँ देखें कि हमने यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो ADP है, ये ADP कन्वर्ट होगा इनटू द ATP में। ठीक है, ADP का बेहतर जानने का मतलब जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब ये है कि जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है
उसके साथ 2 फास्फेट अटैच है और वो कन्वर्ट होगा इनटू द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। ठीक है, अब वो जो तीसरा फास्फेट है वो यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एंजाइम काम कर रहा है वो काइनेज एंजाइम काम कर रहा है। ठीक है, तो ये काइनेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा है एडीपी को इनटू द एटीपी बाय द रिमूवल ऑफ 1 फास्फेट ग्रुप फ्रॉम द 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, तो ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया आपका 3-फास्फोग्लिसरेट जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब ये जो 3-फास्फोग्लिसरेट है, 3-फास्फोग्लिसरेट, अब ये कन्वर्ट होगा 2-फास्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अब ये जो 2-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है इसकी भी वजह है। वजह ये है कि ये जो एंजाइम है, जाहिर सी बात है इस एंजाइम जब ये काम करेगा तो उसके लिए ये वाली कंडीशन होना लाजमी है। ठीक है, अब ये एंजाइम डायरेक्ट 3-फास्फोग्लिसरेट पे काम नहीं कर सकता, इसी वजह से कि ये जो 3-फास्फोग्लिसरेट है इसको कन्वर्ट होना है 2-फास्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अब 2-फास्फोग्लिसरेट जब ये बन गया तो यहां पर एक एंजाइम काम कर रहा है एनोलेज। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। एनोलेज यहां से एक H2O को रिमूव करेगा। ठीक है, जब ये H2O रिमूव होगा तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द फास्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, अब ये जो इनोल पायरुवेट बनता है तो इनोल पायरुवेट बनने के दौरान एक 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम कहेंगे फास्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, अब ये फास्फोइनोल पायरुवेट जब बन गया तो ये फास्फोइनोल पायरुवेट ये जो बन रहा है फास्फोइनोल पायरुवेट, अब ये कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम पायरुवेट काइनेज। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूं। अब देखें ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है, अब ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है ये यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है इनटू द पायरुवेट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरी हमारी एडीपी आ गई। अब ये एडीपी कन्वर्ट हो रही है एटीपीज में, ये एडीपी कन्वर्ट हो रही है एटीपीज में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जहां पर भी काइनेज एंजाइम आएगा तो वहां पर समझ जाइए कि वहां पर उस स्टेप में या तो फास्फेट ऐड होगा या फिर फास्फेट रिमूव होगा। जाहिर सी बात है एक जगह से ऐड होगा दूसरी जगह पे रिमूव होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड हो रहा है यहाँ से रिमूव हो रहा है। अगर यहाँ से अब यहाँ पर देखें यहाँ से रिमूव हो रहा था तो इसमें ऐड हो रहा था, तो जाहिर सी बात है जहाँ एक जगह से रिमूव होगा दूसरी जगह पे ऐड होगा। तो ये प्रोसेस चलेगा जहाँ पर भी काइनेज की बात होगी तो वहां पर आप समझ जाइए कि वहां पर फास्फेट की बात होगी। एक जगह से फास्फेट रिमूव होगा और दूसरी जगह पे फास्फेट आपका ऐड होगा। ठीक है, तो ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो रहा है आपका पायरुवेट में और यहाँ पर एक एटीपी न्यू बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एटीपी बन गई, उसके अलावा ये दूसरी हमारी एटीपी थी यहाँ पर एटीपी बन गई। ठीक है, तो 2 एटीपी हमारी यहाँ पर बन चुकी हैं और ये तो एक ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट की बात हो रही थी क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरा भी था डायहाइड्रोएसीटोन, ये भी कन्वर्ट हो रहा था ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो यहाँ पर 2 ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट बन गए, 3 कार्बन मॉलिक्यूल के 2 ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट बन गए। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है ये 2 बार होगा। ठीक है, एक ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट का एक बार हो जाएगा। ठीक है, वहां से 2 एटीपीज बनेगी और दूसरा जो ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट होगा उसका भी ये पूरा रिएक्शन होगा और वहां से भी हमें 2 एटीपीज मिलेंगी। तो टोटल जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे वो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, अब ये पायरुवेट मॉलिक्यूल यहाँ पर बन गए। आप यहाँ पर देखें टोटल हमने 2 एटीपीज हमने यूज की थी।
2 ATP हमने यूज की थी, ठीक है, और टोटल हमें 4 ATP मिल गई हैं, ठीक है। अब 4 ATP मिल गई, इसका मतलब कि 2 ATP अगर माइनस भी करेंगे तो जो एक्स्ट्रा ATPs हैं वो हमें कितनी मिल रही हैं, वो हमें 2 ATPs मिल रही है एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा, यहां पर दो बन गए हैं 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि इस रिएक्शन के बाद ये जो पूरा रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का हो रहा है एक सेल के अंदर, पायरुवेट बन गया। अब उस सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन भी मौजूद है और माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, तो ये पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होगा आपका एसिटाइल CoA में, ठीक है। ये जो पायरुवेट है वो आपका कन्वर्ट होगा एसिटाइल CoA में। अगर ऑक्सीजन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी, दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी, तो ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट होगा आपका लैक्टिक एसिड में या फिर लैक्टेट में, ठीक है। अब ये होगा क्यों? ये इसलिए होगा, मैं मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब ग्लाइकोलाइसिस होगी तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, ठीक है। फिर पायरुवेट के बाद वो जाएगा कन्वर्ट होगा एसिटाइल CoA में, ठीक है। उसके बाद आपका जाएगा TCA साइकिल में। TCA साइकिल के बाद जो आपकी एंड साइकिल जो स्टेप होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये टोटल आपका पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस का मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। जब ग्लूकोज का पूरा मेटाबॉलिज्म होता है तो ये 4 स्टेप लाजमी होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो पायरुवेट आपका बन गया, 2 पायरुवेट बन गए जो हमने यहाँ पर बात की, ठीक है। यहाँ तक हमें 2 ATPs एक्स्ट्रा मिल गई, ठीक है। अगर सेल के अंदर आपका ऑक्सीजन भी मौजूद है प्लस में माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं, तो ये पायरुवेट जाएगा एसिटाइल CoA में, ठीक है। ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल CoA में। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये जो पायरुवेट है ना, ये पायरुवेट आपका कन्वर्ट होगा इनटू लैक्टेट में। अब ये लैक्टेट में कन्वर्ट होगा क्यों, यहां पर देखें, ये जो हमारा मेन स्टेप था यहां पर डिहाइड्रोजिनेज का, ये जो NADH बनी है, ये जो NADH प्लस H बनी है, अब ये आपकी NADH जाएंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। अब ये कहां जाएंगी, ये जाएंगी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। अब ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो स्टेप वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ETC में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका ऑक्सीजन का होना लाजमी है, ठीक है। ऑक्सीजन होगी तभी तो आपका ये स्टेप जो होगा वो पूरा होगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, दोनों में से किसी एक चीज की भी कमी हो गई तो ये जो स्टेप है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का स्टेप नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर जो ये NADH है, जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइज हो गई है तो ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करेंगी, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन करेंगी फिर ये क्या करेंगी, ये दोबारा जाके, क्योंकि यहां पर ये स्टेप बन गया है, एंड हो गई यहाँ पर स्टेप,
ठीक है, पायरूवेट तक एंड हो गई है, ऑक्सीजन अवेलेबल है नहीं, तो ये कन्वर्ट इसमें नहीं होगा, ये इसमें नहीं होगा, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट बन चुका, तो ये डायरेक्ट ईटीसी में ही आता है, ये इस चीज का वेट नहीं करता। ठीक है, अब ये जो NADH बन गई है, ऑक्सीजन है नहीं, तो ये कन्वर्ट कैसे होंगी एटीपीज में। ठीक है, दोबारा समझिए, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ये NADH डायरेक्ट आपकी आएंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डायरेक्टली आएंगी और वो एटीपी में तब कन्वर्ट होंगी जब ऑक्सीजन मौजूद होगी। ठीक है, अब ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ गई, लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन ये किसी और के साथ रिएक्शन करेंगी, क्योंकि अब ये तो एटीपी नहीं बना सकती। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो NADH जो पहले बन गया था, अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, पायरूवेट के साथ। ठीक है, तो ये जब पायरूवेट के साथ रिएक्शन करेंगी, तो ये जो आपका पायरूवेट है, ये आपका कन्वर्ट होगा दोबारा से ये फिर कन्वर्ट होगा लैक्टेट में या फिर लैक्टिक एसिड में। ठीक है, अब ये दोबारा आपका जो NADH प्लस H बना था, वो कन्वर्ट होगा आपका NAD में। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, इनका काम है कि पायरूवेट को कन्वर्ट करना लैक्टिक एसिड में या फिर लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करना पायरूवेट में। ठीक है, जब ऑक्सीजन दोबारा से आ जाएगी तो ये दोबारा कन्वर्ट होगा पायरूवेट में। अब उसके बाद ये पायरूवेट जो है, ये जो बन रहा है, अब ये दोबारा एसिटाइल कोए में जाए या फिर ये जाएगा वापस आपका ग्लूकोज बनाएगा, जिसको हम प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस में जा सकता है। ये जो आपका लैक्टेट बन गया, अब ये लैक्टेट बनने के बाद आपका जो पायरूवेट बन गया, तो ये पायरूवेट या फिर एसिटाइल कोए में जाएगा या फिर आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाएगा या फिर इसकी फर्मेंटेशन होगी, ये टूट जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस में वाटर में। ठीक है, तो ये तीनों कोई ना कोई चीज होगी। अब यहाँ पर देखें, इस एंजाइम के साथ कोई भी चीज अटैच नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देखें, यहाँ पर मैग्नीशियम अटैच थी, तो यहाँ पर इस तरह की कोई चीज अटैच नहीं है, ना यहाँ पर जिंक है, ना मैग्नीशियम है, ना कोई चीज है। तो ये जो एंजाइम है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये जो एंजाइम है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। जब भी ऑक्सीजन होगा तो ये फिर एंजाइम काम करेगा या फिर ये कन्वर्ट करेगा इसको लैक्टिक एसिड में। अगर ऑक्सीजन दोबारा वापस आ जाएगी तो फिर ये कन्वर्ट करेगा दोबारा इसको पायरूवेट में, और ये पायरूवेट जो है या फिर एसिटाइल कोए में जाएगा या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाएगा या फिर फर्मेंटेशन के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड में और प्लस में H2O में। ठीक है, ये पूरी बात होगी आपकी ग्लाइकोलाइसिस की। आई होप कि ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन मौजूद है और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, तो बाकी ये जो प्रोसेस हो रहे हैं वो होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी NADH बनी है, तो मैं आपको बता दूं कि एक NADH प्लस H इज इक्वल टू 3 ATP। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें, एक ग्लाइसोलिड 3 फास्फेट से एक NADH बन रहा है। अब दूसरा भी ग्लाइसोलिड 3 फास्फेट था, तो दो ग्लाइसोलिड 3 फास्फेट है, तो ये 2 NADH बनेंगे। तो जब 2 NADH बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल 6 ATPs बनेंगी। ठीक है, 6 ATPs ये बनेंगी और 2 ATPs हमने एक्स्ट्रा ले ली थी, एक्स्ट्रा बनाई थी जो हमारा प्रोडक्ट स्टेप था। ठीक है, तो 2 ATPs ये हो गई एक्स्ट्रा और 6 ATPs ये हो गई। तो टोटल जो बन रही है, टोटल 10 ATPs बन रही है, उसमें से हमने 2 हमने पहले इस्तेमाल की थी और बाकी जो थी वो टोटल 8 ATPs हमने एक्स्ट्रा बना लिए। वो 8 ATPs तब एक्स्ट्रा मिलेंगी जब हमारी बॉडी में आपका ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों मौजूद हो। अगर दोनों में से कोई भी चीज कमी हो जाएगी
तो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP हमें एक्स्ट्रा मिलेंगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ATP एक्स्ट्रा मिलेंगी। उसके अलावा ये जो NADH था ये हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ये दोबारा कन्वर्ट होगा आपका NADH में, तो ये बनाएगा आपका लैक्टेट में। ठीक है, अब लैक्टेट जब बनता है तो आप बेहतर जानते हैं कि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं। आप फर्स्ट टाइम आप जाते हैं जिम में, ठीक है, या फिर आपने फर्स्ट टाइम कोई आपने हेवी काम कर लिया, तो होता क्या है कि जाहिर सी बात है जब सेल में ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, अब नॉर्मली तो आप कम ऑक्सीजन लेते हैं, तो उस टाइम ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन एट ए टाइम आपने ज़्यादा काम कर लिया, तो जो सेल जिस सेल में मेटाबॉल प्रोसेस नहीं भी हो रहा था, ठीक है, आप सारा दिन बैठे हुए हैं, तो मसल को कोई काम नहीं है, बोन को कोई काम नहीं है, तो उनमें ये पूरा प्रोसेस नहीं हो रहा, ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रही। जब आपने हेवी काम कर लिया, आपने एक्सरसाइज कर ली, तो जाहिर सी बात है बॉडी का पूरे जो सेल है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो शुरू से जो आदि थी वो कम ऑक्सीजन ले रही थी। ठीक है, जब आपने एट ए टाइम काम कर लिया तो फिर क्या हुआ कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की वो बढ़ गई, लेकिन आपकी बॉडी इतनी आदी नहीं थी वो इनहेल करने की, तो आपकी बॉडी में ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपने हेवी काम कर लिया, आपने ऑक्सीजन कम ली, तो फिर क्या होगा कि ये जो पायरूवेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो जब ये लैक्टिक एसिड या लैक्टेट आपकी बॉडी में बन रहा होता है तो ये स्टोर हो रहे होते हैं आपके मसल्स में। ठीक है, तो जब आप ऑक्सीजन एक्सरसाइज करके खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आपके मसल में 2-3 दिन आपके मसल में क्रैम्प पड़ जाते हैं, आपको जो मसल जो है वो काम नहीं करते प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड की वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा था और ये लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो रही थी, लेकिन जब आप एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अंदर जाती है, तो ये जो लैक्टेट है फिर ये दोबारा कन्वर्ट हो रहा होता है आपके पायरूवेट में, और ये जो पायरूवेट है उसके बाद मैंने आपको बताया कि या फिर ये एसिटाइल कोए में जाएगा, या फिर आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाएगा, या फिर ब्रेकडाउन होगा इन कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस में वाटर में। तो ये सारा प्रोसेस था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले जो हमारी फर्स्ट पार्ट था, आप पहले उसको देख लें। जाहिर सी बात है अगर आप न्यू कमर हैं, आप वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें पहले, उसके बाद आप ये देख लें, आपको पूरा स्टेप कंप्लीट समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, वी विल ज्वाइन नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।